एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में एक्सपेरिमेंट लेते हैं रोलिंग अ डाई। डाइस प्लूरल होता है, डाई सिंगुलर होता है। एक पासे को डाई बोलते हैं, मरने वाला डाई, मरना, और दो को डाइस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया इसका? बिल्कुल ठीक, सैंपल स्पेस हो गया इसका भाई 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 6। लिख देंगे नीचे। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मैं डिफरेंट इवेंट्स इससे रिलेट करता हूं और हम उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे। फर्स्ट इवेंट E1 नाम रखा मैंने उस इवेंट का, और इसको बोला मैंने गेटिंग वन। कौन कौन से आउटकम्स इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? तो केवल वन एक ऐसा आउटकम है जो इस इवेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो गई? हाउ मेनी आउटकम्स रिलेटेड टू दिस इवेंट? वन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो गई? 1/6। कोई दिक्कत? दूसरी इवेंट डिस्क्राइब करते हैं, E2, गेटिंग टू। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर विच सपोर्ट दिस इवेंट? विच वन? जब दो आएगा तभी दो माना जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 2/6 या 1/6? 1/6। रिजल्ट की वैल्यू नहीं, रिजल्ट की काउंटिंग। हाउ मेनी आउटकम्स, हाउ मेनी आउटकम्स सपोर्ट दिस इवेंट, हाउ मेनी। काउंट करो ये कितने आउटकम हो गए। यहां 6 काउंट किए तो इनका क्या सम निकाला हमने? नहीं ना। 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग की ना, उनकी वैल्यू देखी उनकी? नहीं देखी। वैल्यू देखी थी क्या उनकी? नहीं, उनकी क्या की थी हमने? काउंटिंग। तो यहाँ 2 की वैल्यू क्यों देख रहे हो? क्या करना है इसका? काउंटिंग करनी है। हाउ मेनी आउटकम्स, देयर इज वन आउटकम आउट ऑफ 6। जब हम कहेंगे कि 2 आ गया, दो पे गोटी रखिए तभी कुटेगी जब डाइस पर दो दिखाएगा। 3 दिखाएगा, गोटी कूट लेने देगा क्या सामने वाला? इनमें से कोई और आउटकम्स आया तो गोटी नहीं कूट पाओगे। केवल 2 आएगा, एक अकेला आउटकम, तभी वो काम परफॉर्म होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गई? 1/6। ये सब एलिमेंट्री इवेंट्स है। तो ये कहां तक ले जा सकता हूं एलिमेंट्री इवेंट्स को? तो E6 और एक्सप्लेन कर दी हमने, गेटिंग 6। तो 6 आएगा तो 6 माना जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 क्या हो जाएगी? 1/6। मेरे हिसाब से यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। श्योर। चलिए अब कुछ कॉम्प्लेक्स इवेंट्स डिस्क्राइब कर लेते हैं, जैसे E7 गेटिंग इवन नंबर। अब अगर जैसे उसने इवन नंबर बोला, तो इवन में हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स हैं जो इवन है? ध्यान से सोचेंगे तो 2 4 6 आर इवन। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 3 आउटकम्स आर देयर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E7 क्या हुई? 3/6। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। इवन किया है तो साथ में कौन आएगा? ऑड भी आएगा। E8 क्या हो जाएगी? गेटिंग ऑड नंबर। और अब ऑड नंबर में कौन कौन आएंगे? ऑड नंबर में आएंगे 1 3 5, अगेन 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 इज 3/6, 1/2। E9 डिस्क्राइब करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती बहुत होती है इस पर्टिकुलर इवेंट में। 2 स्टार दे रहा हूं इसको मैं। गेटिंग प्राइम नंबर। दिक्कत क्या है इस इवेंट की? इसकी दिक्कत, ये इवेंट खुद नहीं है, आउटकम 1 इसकी प्रॉब्लम है। आप लोग प्राइम को कैलकुलेट करते वक्त ये याद ही नहीं रखते कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, इसलिए इसमें 1 नहीं आएगा। आप में से बहुत सारे लोग इसमें 1 लिख कर आएंगे। समझा रहा हूं।
वन नहीं लिखना है, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स में आएंगे 2 3 5, अगेन 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E9 इज 3/6 1/2। ये परेशान करती है, इसके साथ ही भी परेशान करेगी। प्राइम के साथ कौन आएंगे? कॉम्पोजिट। E10 अगेन 2 गेटिंग कॉम्पोजिट नंबर। कौन आएंगे कॉम्पोजिट में? कॉम्पोजिट में 1 4 6। भाई जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नहीं। फिर अगेन गेम बिगाड़ता है वन। क्या बोला था वन के लिए अभी? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो प्राइम में काउंट हुआ ना कंपोजिट में काउंट होगा। तो अब कंपोजिट में बचे कौन? 4 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E10 इज 4/6, सॉरी 2/6 1/3। ध्यान रहेगा इसका। इन दोनों से सीधे तो परेशान करता ही है एग्जामिनर, दो इवेंट से और परेशान करता है आपको, इन दोनों के नेगेशन से। E11 गेटिंग नॉन प्राइम नंबर। अब जैसे ही उसने इसमें नॉन प्राइम लगाया, तो जो प्राइम नहीं है, और अब वन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। याद रखना, वन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कौन कौन से आउटकम्स आएंगे नॉन प्राइम में? 1 4 6। और नॉन प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी E11 की? 3/6 1/2। इसी तरीके से और क्या डिस्क्राइब हो सकती है एक और इवेंट? गेटिंग नॉन कॉम्पोजिट नंबर E12। तो अब सोच के देखो, ये दो है ना कॉम्पोजिट, इनको छोड़कर बाकी सब क्या कहलाएंगे? नॉन कॉम्पोजिट। तो नॉन कॉम्पोजिट में आएंगे हमारे 1 2 3 5। 4 आउटकम्स आर देयर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E12 इज 4/6 2/3। याद रखेंगे इन चार इवेंट्स का। अक्सर गलती करवाती हैं ये चार इवेंट्स हमसे, नहीं करनी है ये गलतियां। आगे बढ़ते हैं। E13 गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स देखने हैं हमको। 3 के कौन कौन से मल्टीपल्स हुए भाई? 3 और 6। There are two outcomes which are related to this event. So probability of E13 is 2/6 1/3। और अगर मैं यहां पर 3 की जगह E14 लेता हूं, 1 दिया है, ध्यान से सुनना। गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 7। अब 3 का तो था, अब 7 के मल्टीपल और काउंट कर लो। क्या पता लग रहा है? 7 का मल्टीपल तो है ही नहीं, नंबर तो हमारे पास 6 तक ही है। तो कोई आउटकम ऐसा नहीं है जो 7 का मल्टीपल कहलाए। तो ये ब्लैंक सेट रहता है, 5 सेट बोलते हैं इसको। इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, जीरो भी मत लिखना इसमें। जीरो भी नहीं लिखना, जीरो तो हमारा आउटकम होता ही नहीं है। हम आउटकम लिख रहे हैं ना यहाँ पर, जीरो तो आउटकम होता ही नहीं है, बस इसमें जीरो एलिमेंट है, जीरो आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी क्या हुई E14 की? 0/6 0। और यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट नंबर 1 आएगा। ध्यान रखना इस नोट का। पूछता है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है कई बार। एन इवेंट whose probability is 0 is called an impossible event। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्या है वो हमारे लिए? इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल, और उल्टा पूछ ले तो वाइस वर्सा।
इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। और जीरो की, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो उसको क्या बोलते हैं? उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और अब E15, इसको भी एक स्टार देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक हमको नोट बना के देगी। गेटिंग अ होल नंबर, और होल नंबर ही क्यों बोले? गेटिंग अ रैशनल नंबर बोल दो, या गेटिंग एन इंटीजर बोल दो, नेचुरल नंबर बोल दो। तो जितने भी आउटकम्स हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6, वो होल नंबर्स भी हैं, वो रैशनल नंबर्स भी हैं, वो इंटीजर्स भी हैं, वो नेचुरल नंबर भी हैं। तो कोई सा भी आउटकम आ जाए, ये इवेंट तो पूरी होनी ही होनी है। तो ऑल आउटकम्स आर रिलेटेड टू दिस इवेंट, 1 2 3 4 5 6 ऑल। प्रोबेबिलिटी क्या हुई E15 की? प्रोबेबिलिटी ऑफ E15, 6/6, 1। और इसके लिए भी अब एक नोट लगेगा, नोट लगाते हैं। नोट टू, an event whose probability is 1 is called a sure event। तो ये क्या है? E15 क्या है? श्योर इवेंट है। तो नोट 3, और ये फ्री वाला है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है। अब सम अप कर रहे हैं हम पूरे कॉन्सेप्ट को। तो कितनी प्रोबेबिलिटी देखी हमने? 15 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी देखी। कहां से कहां तक वेरी कर रही है प्रोबेबिलिटी? मिनिमम कितनी आई प्रोबेबिलिटी? जीरो आई। और मैक्सिमम कितनी आई? 1 आई। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे तो ग्रेटर होगी? जीरो से। और किससे लेसर होगी? 1 से। बोथ इंक्लूसिव। इसलिए साथ में किसका साइन और लगाया है लेसर के साथ में? इक्वल्स का। और यहां पर भी किसका साइन लगाया है लेसर के साथ में? इक्वल। लेसर भी हो सकती है। जीरो इज, जीरो इज लेसर और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेसर देन 1 और इक्वल। वर्डिंग में कैसे बोलते हैं इसी को? ये तो मैथमेटिकली तरीका है लिखने का। वर्डिंग में क्या लिखते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, बोथ इंक्लूसिव। वर्डिंग में ऐसे लिखते हैं बेटा इसको। और नोट नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इन परसेंटेज फॉर्म। देखो प्रोबेबिलिटी भी दो तरीके से बोली जाती है। फ्रैक्शन फॉर्म में जो हमने अभी तक लिखी, 1/6, 2/6, 3/6, ये सब क्या थी? फ्रैक्शन फॉर्म थी। इसी को परसेंटेज फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और परसेंटेज फॉर्म में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी इन फ्रैक्शन फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय 100। फ्रैक्शन फॉर्म, probability on of an event in percentage form is equals to probability of an event in fraction form multiplied by 100। ठीक है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई परसेंटेज फॉर्म में? 50/3। 50/3%। हाँ, परसेंटेज का साइन लगेगा ना। तो इसको और मैं क्या लिख सकता हूं? परसेंटेज फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं? 50/3%। बीच की स्टेप खा गया मैं, मल्टीप्लाई 100 मैंने करके नहीं दिखाया, तो बाद में कंफ्यूज तो नहीं होगे। और जिस स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 100 किया, वहीं से क्या लगने चालू हो जाएगा? परसेंटेज का साइन लगने लग जाएगा। सीधे फाइनल पे नहीं लगाएंगे, जहां मल्टीप्लाई बाय 100 किया वहीं से परसेंटेज का साइन लगेगा। क्लियर है? तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है परसेंटेज फॉर्म में? 100%। तो परसेंटेज फॉर्म में भी बोली जाती है प्रोबेबिलिटी।
डन है ये चीज, पक्का।